सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टर्म 2 के आने वाले हिंदी के जो मॉडल सेट आप लोगों का निकल गया ना टर्म 2 के लिए, और मॉडल सेट जो निकल गया है उसके मॉडल सेट नंबर 1 जो कि हम पहले कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे हिंदी के कौन वाला हिंदी कोर वाला के लिए, जो कि 16 जून से परीक्षा होने वाला है हिंदी कोर का। तो हिंदी कोर का मॉडल सेट नंबर 1 हम पहले कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर वीडियो में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो में इस चैनल में कोई नए है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के साथ में दबा दीजिए ताकि नए नए अपडेट मिलते रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं और मॉडल सेट नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए अब पहला प्रश्न देखिए, जिससे कि है देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है पद्यांक से और दूसरा अथवा में गद्यांक से दिया गया है। और सामान्य निर्देश के बारे में तो आप लोग जानते ही है। तो सामान्य निर्देश को ना समय को हम आगे बताते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो पद्यांश को शुरू से अंतिम तक पढ़ लेंगे, उसके बाद एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। तो चलिए पद्यांश को पढ़ लेते। पद्यांश क्या है कि नहीं झुका करते जो दुनिया से करने का समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहता जो नहीं होता, दूर देखती जिनकी पैनी आग भविष्य का तम चीर, मैं हूँ उनकी साथ खड़ी जो सीधी रखते अपने रीढ़। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। तो व्यक्ति की दृष्टि इस कविता के अनुसार व्यक्ति की दृष्टि पैनी होनी चाहिए। तो व्यक्ति की दृष्टि पैनी होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर ख है। प्रश्न नंबर ख है कि ऊंचे से ऊंचे सपनों का निमंत्रण देने का क्या भाव होता है। तो ऊंचे से ऊंचे सपनों का निमंत्रण यानी सोच ऊंचा रखना चाहिए, या बोल सकते हैं कि सपनों मतलब ऊंचे से ऊंचा सपना देखना चाहिए। तो ऊंचे से ऊंचे सपनों का नियंत्रण देने का भाव यह है कि मनुष्य का लक्ष्य हमेशा ऊपर होना चाहिए। जितना भी बड़ा लक्ष्य होता है उतना ही मनुष्य लक्ष्य साधने की अथक प्रयास करता है, यानी मतलब लक्ष्य ऊपर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगला प्रश्न गौ नंबर है। गौ नंबर प्रश्न है कि नहीं झुका करते जो दुनिया से इस पंक्ति में किसके सामने झुकने की बात कही गई है। तो ये बात कही गई है, ये देखिए ये बात कही गई है कि नहीं झुका करते इस दुनिया से इस पंक्ति के द्वारा कभी किसी के समक्ष नहीं झुकने की प्रेरणा की है। जो व्यक्ति कर्म साध्य हो उसे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती है, यानी जो व्यक्ति काम में साध्य होते हैं उसे किसी के सामने निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती है। कर्म भीरु और असहाय व्यक्ति को दूसरे पर निर्भर रहता है। कठिन परिस्थिति में भी मनुष्य को आत्मनिर्भर रहने की बात कही गई है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला है मतलब ये वाला है पद्यांक से, ये वाला है पद्यांक से, और अथवा में दिया गया है गद्यांक से, अथवा में गद्यांक से दिया गया। तो दो में से किसी को हल करने से ही हो जाएगा, चाहे आप पद्यांश को हल करें या गद्यांश को हल करें। तो चलिए हम दोनों समझाते हैं, आप जिसको आसान लगे वही सॉल्व कीजिएगा। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। गद्यांश क्या है कि गंगा के डेल्टा के समुद्रांत छोड़ने वन आच्छादित एक विस्तृत दलदली क्षेत्र को घेर रखा है जिसे सुंदरवन कहा जाता है। इस सुंदरवन की दर्दनाक दशा की खबरें आए दिन अखबार में छपती रहती है। अब सुंदरवन भी सुंदर नहीं रह गया, हमारी निर्दयता उसे भारी पड़ रही है। गंगा का केवल पौराणिक महत्व ही नहीं है, उसे आज के संदर्भ में भी देखना होगा। ये हाल यमुना का भी है। यह गंगा की पहली तथा बड़ी पश्चिमी सहायक नदी है। ये हिमालय पर्वतमाला में कामेत पर्वत के निकट से निकलती है, ठीक है। अब आगे क्या है देखिए, आगे है कि दिल्ली पहुंचने तक गंदगी के कारण यह नदी नाले में बदल जाती है। जरा सी भी ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सारा भारत आज भी प्रमुख नदियों के समूह में बांटा हुआ है। ये नदियां ही भारत की श्वासों करोड़ों जनता के जीवन प्रदान करती है, इसलिए ये माता के समान पूजनीय, वंदनीय और संरक्षणीय है। पर हम है कि माताओं को महिमा तथा श्रम के फल भोगते हैं और उन्हें निराश, दरिद्र तथा दयनीय बनाने उतर आए हैं। अब आप सोचिए हम कैसे हैं। तो जैसे कि अब पैसेज पढ़ लिए, उसके बाद प्रश्न नंबर क है कि उपयुक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसमें शीर्षक लिखने के बोला गया है। तो जो हम लोग पैसेज पढ़े, अभी जो गद्यांश पढ़े, इसमें ज़्यादातर क्या बताया गया, नदियों के बारे में। तो इसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, नदियों की दशा हो जाएगा, यानी शीर्षक क्या हो जाएगा, नदियों की दशा हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है
प्रश्न ख नंबर की नदियाँ माँ के समान पूजनीय और वंदनीय क्यों है। तो देखिए पैसेज में ही उत्तर है इसका। देखिए यहाँ पर है कि देखिए ये नदियाँ ही भारत के 100 करोड़ जनता के जीवन प्रदान करती है, इसलिए ये माता के समान पूजनीय, वंदनीय तथा संरक्षणीय है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये उत्तर देख देख कर लिख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न गौ नंबर है। गौ नंबर प्रश्न है कि हमने नदियों को दरिद्र और दिन कैसे बना दिया। तो दरिद्र और दिन इसलिए बना दिया कि दिन प्रतिदिन नदियों में गंदगी फैलती जा रही है, इसलिए नदी क्या है, दरिद्र बनती जा रही है। तो नदियों के साथ हमारा व्यवहार सही नहीं है, इनका हम अति दोहन कर रहे हैं, ये सिकुड़ती जा रही है, इनका जल पीने योग्य नहीं हो रह गया, आज ये दरिद्र दिख गिरा है। ठीक है, ये लिख देना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए ये निबंध और पत्र से है, निबंध और पत्र से है। तो निबंध और पत्र वाला हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें ये भी सीखेंगे कि पत्र कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, तो उसका अलग से वीडियो हम बना देंगे। मॉडल सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों का एक साथ उसी में रहेगा। ठीक है, हम आते हैं 3 नंबर प्रश्न में। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक का काव्य संदर्भ लिखिए। 2 प्रश्न दिया गया, एक क नंबर, एक ख नंबर। 2 में से किसी एक का काव्य संदर्भ लिखने के लिए बोला गया, उसके लिए 5 नंबर मिलेगा, यहाँ पर दिया गया है। तो 2 में से परीक्षा में तो 2 में से एक लिखना है, लेकिन यहाँ पर दोनों को सॉल्व करा देंगे। जैसे कौन नंबर प्रश्न है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चाहती, मैं जब पढ़ना लगता है वो आ जाती, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्ह से कैसे से स्वर निकला करते हैं। तो इसका क का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए काव्य संदर्भ लिखने बोला है। तो काव्य संदर्भ, यह कविता अत्यंत सरल तथा सादगीपूर्ण है, इसमें ग्रामीण अंचल के वातावरण को साकार करने के लिए ग्राम्य शब्दों का प्रयोग अनुकूल बना पड़ा है। चंपा को अक्षर को देखकर आश्चर्य होना एक सशक्त, एक सजीव प्रयोग है। साथ ही काले काले तथा खड़ी खड़ी जैसे पुनरुक्तिपूर्ण शब्द से अभिव्यक्ति अधिक रोचक बन गई। ठीक है, अब ख नंबर प्रश्न है। जैसे 3 का ख नंबर प्रश्न है, यहाँ पर 3 का ख नंबर प्रश्न है कि खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 का ख नंबर है काव्य संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश को कवि ने भारतवासियों की दबी कुचली आज पर कटाक्ष किया है, यह कि धार्मिक यथार्थता से मुँह से चुराने का साधन भर है। यह इस अर्थात का मार्मिक अंकन हुआ। ये उनकी गज़ल लेखन कला का उत्कृष्ट है। गज़ल की रचना होने के कारण उर्दू शब्दावली का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है तथा छोटे छोटे स्वाभाविक शब्दों का स्वाभाविक एवं प्रभावपूर्ण प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब अगला प्रश्न 4 नंबर है। 4 नंबर देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित, यहाँ पर देखिए 4 का क नंबर है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दे। जैसे कौन नंबर प्रश्न है कि चंपा ने ऐसे क्यों कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे। तो चंपा ने ये बात कहा है कि देखिए चंपा का जो बेटा था वो काम करने के लिए बाहर जाना चाहते थे, यानी पैसा कमाने के लिए, और चंपा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा घर से मतलब बाहर जाए, तो मतलब कलकत्ता जाना चाहते थे, इसलिए उसने चंपा ने कहा कि कलकत्ता में बजर गिरे। तो ये लिखना है कि चंपा नहीं चाहते कि उसका बालक उसे छोड़कर कहीं दूर पैसा कमाने के लिए जाए। कवि ने उसे बताया कि कलकत्ता जो दूर है वहाँ लोग धन कमाने जाते हैं। चंपा चाहते हैं कि कलकत्ता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, तो उसका बालक उसी के पास रहेगा, इसलिए वो कहते हैं कि कलकत्ते पर बजर गिरे। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 4 का ख नंबर प्रश्न है। ख नंबर प्रश्न है कि कवि अपने गज़ल में चिराग के माध्यम से क्या संकेत करता है। तो देखिए गज़ल में मतलब चिराग के माध्यम से वो संकेत करता है। देखिए तो यह चिराग का अर्थ है सुविधाएं और लाभ के अवसर, जो कि एक घर के लिए अनेक की योजना थी, पर स्थिति यह है कि एक शहर के लिए लाभ का एक अवसर भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दो। पहला कौन नंबर प्रश्न है कि भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। तो भारत माता के प्रति तो सबका अच्छा ही मतलब आदर थी, तो नेहरू जी का भी अच्छा ही थी। तो नेहरू जी की अवधारणा थी कि हिंदुस्तान वो सब कुछ है, जिसे उन्होंने समझा रखा है कि लेकिन वो इससे भी बहुत ज़्यादा है। देश का हर हिस्सा नहीं, नदी पहाड़ खेत आदि सभी इसमें शामिल है। दरअसल भारत में रहने वाले करोड़ों लोग हैं। भारत माता की जय का अर्थ है करोड़ों भारतवासियों की जय। इस धारणा का अर्थ देशवासियों से ही देश बनता है। ठीक है, ये नेहरू जी का ही था। अब उसके बाद 5 का ख नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि क्या आप हेडमास्टर को ट्यूशन में सहायता करने के दोषी मानते हैं, क्यों। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 5 का ख नंबर। देखिए इस नाटक का हेडमास्टर ट्यूशन के काले धंधे में प्रत्यक्ष रूप से दोषी नहीं है। वह किसी अध्यापक का समर्थन नहीं करता, परंतु वह अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह अवश्य है। स्कूल के मुखिया होने के नाते उसका यह दायित्व है कि
ट्यूशन पर लगाम कसे, कोई भ्रष्ट अध्यापक ट्यूशन के लिए छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। यानी बहुत सारे अध्यापक मतलब करते थे कि मेरे पास ट्यूशन पढ़ेगा तभी परीक्षा में अच्छा नंबर मिलेगा, तो ये बात मतलब खिलवाड़ ना करे। यदि उन्हें इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करे, परंतु कुछ ऐसा नहीं करता हेडमास्टर, इसलिए कह सकते थे कि इसलिए वह लापरवाही करने का दोषी है हेडमास्टर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 5 का ग नंबर। 5 का ग नंबर प्रश्न है कि स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। देखिए, स्पीति कहाँ है, हिमालय के ऊपर, जहाँ पर बहुत ठंडी पड़ जाती है और साल में एक ही बार खेती होती है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा स्पीति के लोग विपत्ति में ऐसे घिरे रहते हैं कि आश्चर्य होता है कि यहाँ रोक ही रहे या इतनी भयंकर सर्दी पड़ती है कि ये वर्ष में 8 से महीने शेष दुनिया से कटे हुए रहते हैं। ठंडी में ठिठुरते रहते, लकड़ी भी नहीं कि घर गर्म कर सके, साल भर में सिर्फ एक फसल उगाते हैं, वृत्ति भी नहीं है। उसके बाद आगे के सोचे तो मन में प्रश्न उठता है कि इतने कष्ट सके ये लोग यहाँ रहते क्यों है। यह प्रति वर्गमूल 4 से कम आदमी रहते हैं। स्पीति की पहाड़ी पर जमी बर्फ को लेखक ने वहाँ के नर नारियों का आर्तनाद कहा है, इससे भी उनके कष्टों का अनुमान लगाया जा सकता है। ठिठुरन है, गलन है और व्याथा है। इन अन्य पहाड़ियों से स्थानीय स्पीति का जीवन अत्यंत कष्टकर और अलग है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। देखिए, 6 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि शेखर जोशी अथवा निर्मला पुतुल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो शेखर जोशी अथवा निर्मला पुतुल, 2 में से किसी एक के 2 रचनाओं के नाम लिखने के लिए बोला गया है यहाँ पर। तो देखिए, शेखर जोशी की 2 रचनाएं, एक रचना है कोसी का घटबर तथा एक है नौरंगी बीमार। उसके बाद निर्मल पुतुल की 2 रचनाएं हैं, एक है नगड़े की तरह बजते शब्द, एक है अपने घर की तलाश में। ठीक है, अब अगले प्रश्न है 7 नंबर। 7 में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है यहाँ पर 7 का। देखिए, 7 का पहला प्रश्न है कि आलो अंधेर रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ ही कोई सामाजिक मुद्दों को समेटे किस 2 समस्या पर अपने विचार प्रकट किया है। तो आली अंधारे की कथा बेबी हलदार की कहानी के द्वारा दी गई है। यहाँ पर देखिए 7 का, देखिए आलो अंधेरे एक ऐसी कृति है जो बेबी हलदार की आत्मकथा होने के साथ साथ हमें एक अनदेखी दुनिया का दर्शन करवाती है। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारे पड़ोस में है, फिर भी हम इसमें झांकना अपने ज्ञान के खिलाफ समझते हैं। आलो अंधारे के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि ये लोग कैसी कैसी कठिनाइयों में जीवन यापन करते हैं, इस कठिन जीवन यापन करते किस किस परिस्थितियों का मतलब समस्या झेलनी पड़ती है। एक है आवास, कि देखिए इन लोगों की बस्तियाँ अवैध होती है, यानी जब चाहे सरकार चाहती है कि बुलडोजर फिरवा देती है। घर इतने छोटे हैं कि इनके अंदर बाथरूम में शौचालय आदि नहीं है, तो जो एक विकट समस्या है। अगला है कि यहाँ पर स्वच्छता का अभाव। तो स्वच्छता का अभाव यहाँ पर यह है कि देखिए ये लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकता यानी रोटी कपड़ा मकान जुटाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि ये लोग मतलब गंदी से गंदी जगह में भी रह लेते हैं। तो स्वच्छता के एक प्रकार से अभाव है। निर्धनता से उबरने के प्रयास की तो ये लोग सोच ही नहीं पाते। जीवन की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा और आवास जुटाने में ये लोग इस कदर जुटे होते हैं कि गंदी से गंदी जगह में रह लेते हैं। नालियाँ कूड़ेदाना आदि के निकट बसी इन बस्तियों में अनेक बीमारी के फैलने का भय सदैव बना रहता है। ये लोग इसी माहौल में रहने के लिए मजबूर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए 7 का अथवा है। 2 में से परीक्षा में 1 का लिखना है, लेकिन परीक्षा में हम तो दोनों बता देते हैं, परीक्षा में 1 लिखना है। 7 का अथवा है कि जब लेखिका ने अपनी रचना अपने नाम के साथ पत्रिका में छपी देखी तो उसकी मन स्थिति कैसी थी। जब लेखिका ने अपनी जो बेबी हलदार ने देखा मतलब पत्रिका में अपना नाम, तो उसको कैसा अनुभव हुआ। तो देखिए क्या अनुभव कि एक दिन अचानक लेखिका को एक पैकेट मिला। उस पैकेट में लेखिका के लिए एक पत्रिका थी। लेखिका पत्रिका को पृष्ठ पलटने लगी। एक जगह उसने अपना नाम देखा, लिखा था कि आलो अंधारी बेबी हलदार। उसका मन खुशी से नाचने लगा। उसे जेठू की याद आई कि आशापूर्ण देवी भी व्यस्त समय में लेखन करती थी। वह भूल गई कि चाय के लिए पानी आग पर चढ़ा रखा है। वो ये बात भी भूल गई कि आग पर चाय बनाने के चाय चढ़ा दी गया है। वो चाय बनाकर भागी बच्चों के पास की कहा कि देखो एक चीज़। उसने सबके सामने अपना नाम लिखा। ये अत्यंत प्रसन्न थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न 8 नंबर है। 8 में भी 2 प्रश्न है यहाँ पर। 2 में से किसी एक का उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर दोनों बता देंगे। पहला प्रश्न कि तातुस लेखिका को देखकर प्रसन्न क्यों हो उठते। तो देखिए तातुस अकेले रहते थे, तो वो लेखिका जब उसके पास आते तो उनके साथ बातें करती थी। इस प्रकार तातुस लेखिका को देखकर प्रसन्न होते थे या खुश होते थे। तो तातुस सारा दिन अकेले रहते थे। उनके साथ उनका छोटा बेटा रहता था, मगर यह एकांतवासी था। वो किसी से बात नहीं करता था। तातुस लेखिका को अपनी बेटी की तरह मानते थे। उससे बातें करके उन्हें खुशी मिलती थी। इससे उनकी
उदासी दूर हो जाती थी, लेखिका के साथ हंस बढ़कर उसके आनंद सा अनुभव होता था। ये कारण था कि वो लेखिका को देखकर खुश हो जाते थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, देखिए 8 का अथवा नंबर, अथवा प्रश्न है। अथवा प्रश्न है कि बेबी हलदर बाहर किसी से बात क्यों नहीं करती है। तो देखिए किसी से वो बात इसलिए नहीं करते थे क्योंकि छोटे से बच्चों के साथ रहती थी और उनके पति भी मतलब बाहर रहते थे, तो उनको लगता था कि लोग क्या क्या प्रश्न हमसे पूछेगी, तो इस डर के कारण भी बोल सकते हैं कि वो किसी से मतलब नहीं मिलते थे, घर के बाहर किसी से बातें नहीं करते थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि घर के बाहर लेखिका किसी से भी अधिक बातें नहीं करती थी। उसने औरतों में भी बैठना भी नहीं सीखा था। कभी कभार कहीं खड़ी भी होती तो वह बातें शुरू हो जाती कि कैसी रहती है बच्चों के साथ अकेली, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता। अपरिचित भी उससे बातें करने की कोशिश करता, मगर लेखिका उनका आशय समझती, इसलिए वो सभी से दूर बनाकर रखते थे। ठीक है, तो ये मॉडल सेट नंबर 2 आप लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया एक एक प्रश्न का। ठीक है, और जो दोनों में वाला प्रश्न है पत्र लिखने वाला या बोल सकते निबंध वाला, उसकी चिंता की बात नहीं, उसका अलग से हम वीडियो बना देंगे। 16 जून से आप लोगों का परीक्षा है ना, तो हम बना देंगे उससे परीक्षा से पहले। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में अगर कोई नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।